बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ लाइव पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे इंतहाई अफसोसनाक खबर से। पाकिस्तान टेलीविज़न की आवाज़, पहचान, मुमताज़ कंपेयर, एक्टर और हम अजैज शख्सियत के मालिक तारिक अजीज़ साहब अनफॉर्चुनेटली इंतकाल कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद करे और जो इनके लवाहिकीन हैं उनको सब्र जमील अता फरमाए। पाकिस्तान टेलीविज़न के ये पहले मेल अनाउंसर थे और इन्होंने 26 नवंबर 1964 को अनाउंस किया था पाकिस्तान टेलीविज़न की ट्रांसमिशन का आगाज़। और फिर हमने देखा कि पाकिस्तान टेलीविज़न के साथ तो इनका 4 दिहाइयों पर जो रिफाकत थी वो मुहित है। नीलाम घर, हमारे जो बचपन के दिन होते थे तो उसमें ज़बरदस्त किस्म का वो एक प्रोग्राम था और एक सुलझी हुई कंपेयरिंग की इन्होंने बुनियाद डाली और फिर वो शो तारिक अजीज शो के नाम से ब्रांड हुआ और 4 दिहाइयों तक चलता रहा। अदाकारी भी इन्होंने की, रेडियो पाकिस्तान पर भी बड़ी खिदमत सर अंजाम दी और हम देख रहे हैं कि जब से उनकी वफात पाए जाने की खबर आई है तो अक्रॉस द बोर्ड तमाम शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद इज़हार अफसोस कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान, आर्मी चीफ शहबाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो साहब, तमाम लोग जो उनसे जिनका ताल्लुक़ था। क्योंकि आपके भी इल्म में होगा या मैं रिफ़्रेश करता चलूँ कि इन्होंने सियासत भी की और ये मेंबर कौमी असम्बली भी रह चुके हैं। 1997 में लाहौर से इंतखाब लड़ा, कौमी असम्बली का जीते और फिर मेंबर कौमी असम्बली थे। आज हमसे बिछड़ गए हैं, हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। ज़बरदस्त अंदाज में पाकिस्तान टेलीविज़न के प्लेटफॉर्म से एक आइकॉनिक फिगर थे, हमारे लेजेंड थे और इसीलिए हमने उनके लिए एक स्पेशल रिपोर्ट भी तैयार की है जो हम प्रोग्राम के इख्तिताम में आपके साथ शेयर करेंगे। हेड्स ऑफ टू तारिक अजीज साहब और जो उनके वो अल्फाज हमारे लिए एक पहचान बन गए थे, देखती आंखों सुनते कानों को तारिक अजीज़ का सलाम। तो हम यही कहेंगे कि आज वो फाइनली हमें खुदा हाफिज़ कह गए हैं और सब ने जाना है अल्लाह ताला उनकी जो सफ़र आखिरत है और उन्हें उस सहल बनाए और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व्यूअर्स, आप थोड़े से प्रोग्राम के जो हमारे इश्यूज़ ऑन हैंड है, एट आवर हैंड है, क्योंकि आज बहुत ही खबरों वाला दिन रहा। सबसे पहले तो कौमी असम्बली में चूँकि और सैनेट में बजट इजलास चल रहा है, सरदार अख्तर मेंगल साहब ने एक बड़ा ऐलान कर दिया और उन्होंने वफाकी हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो एक मखलूत हुकूमत है उनसे राहें जुदा कर दी और उनका ये कहना था कि 2 साल से जो उनके साथ मुआहदा हुआ था उन नुकात पर अमल दरामद नहीं हुआ। लिहाजा दुख के साथ उन्होंने कहा कि वो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वफाकी हुकूमत का हिस्सा थे उससे वो बाहर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है ये बजट सेशन है और नंबर गेम बड़ा मैटर करता है। मॉनिटरी जो बिल होता है उसको अप्रूवल चाहिए होती है कौमी असम्बली और सेनेट से। तो बहुत से जो तजिया निगार हैं उनकी नज़रें अब नंबर गेम पे चली गई हैं। हमने भी मशक की, अभी भी हुकूमत के पास 180 वोट हासिल हैं। इन्हें मेजॉरिटी 4 वोट थे कौमी असम्बली में अख्तर मेंगल साहब की जमात बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल ग्रुप को, जबकि अपोजिशन के पास 162 161 सीटें हैं उनके एड ऑन होने से। बारकैफ हमेशा जैसे कहते हैं पाकिस्तान में यू इट्स नेवर अ डल डे और हतमी तौर पे आप पाकिस्तानी सियासत के बारे में कोई राय नहीं कायम कर सकते। तो जरूर बात करेंगे इसके क्या असरात होंगे, इसके क्या मोरकात थे। फिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब दौरे कराची, दौरे सिंध के सिलसिले में जो है वो आज मौजूद थे और वहाँ उन्होंने बड़ा मसरूफ दिन गुजारा। उनकी मुलाकातें हुई, जर्नलिस्ट के साथ उन्होंने इंटरेक्शन किया और जो उनके हलीफ पार्टनर्स हैं GDA MQM उनके वफूद से मुलाकात हुई। फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहदेदारान हैं उनके वर्कर्स हैं, अरकान सूबाई असम्बली, उनसे मुलाकात हुई। लाड़काना भी गए आप और जो एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम है उसके डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर का दौरा किया। 12-12 हज़ार रुपए जो लोगों को मिल रहे हैं और उस मौके पर बताया गया सिंध को इस सिलसिले में 60 अरब रुपए दिए जा चुके हैं। अनफॉर्चुनेटली सिंध चीफ मिनिस्टर साहब हमें नजर नहीं आए, उनसे मुलाकात नहीं हुई। अलबत्ता सिंध के हवाले से आज वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने जो सूबाई बजट है वो पेश किया और उन्होंने कहा कि 8वीं दफ़ा उन्हें एजाज़ हासिल हो रहा है कि सुबह सिंध का बजट पेश कर रहे हैं। इससे पहले वो वज़ीर ख़जाना भी रह चुके हैं और उनका कलमदाम भी अब भी उनके पास है। हंगामा खेज एक इजलास था, कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। ये एक अनफॉर्चुनेट पहलू है हमारी जमहूरियत का। बहुत से लोग इसको कहते हैं इख्तलाफ जमहूरियत का हुस्न है, लेकिन जब यहां पर भी बजट हो रहा था उस वक्त अपोजिशन एहतजाज कर रही थी और आज सिंध में बजट हो रहा था और अपोजिशन एहतजाज कर रही थी। 12 खरब 40 अरब रुपए का बजट आया है। उसमें एक अच्छी बात यह है कि सरकारी मुलाजमीन की जो तनख्वाहें 1 से 16 वो 10% बढ़ाई है और 16 से ऑनवर्ड्स 5% सिंध हुकूमत ने ऐलान किया। इस पर भी गुफ्तगू करेंगे।
इसके अपने प्रोग्राम के पहले हिस्से में एक छोटा सा वक्फा लेंगे। हमें मुस्तफ़ा खोकर साहब जो ज़बरदस्त सेनेटर हैं, पीपल्स पार्टी के लीडिंग फिगर हैं, तर्जुमान हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के, वो हमें स्काइप पे ज्वाइन करेंगे। रियाज फतियाना साहब जो सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, मेंबर कौमी असम्बली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वो हमें ऑनलाइन हमारे साथ होंगे। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, उसके बाद लौट के आएंगे। प्रोग्राम सच के साथ ज़रूर देखिए, वक्फा ले लीजिए। मुल्क के कोने कोने से सहाफियों की सबसे बड़ी और मजबूत टीम के साथ तमाम बड़े शहरों से बैक वक्त शाया होने वाला पाकिस्तान का पहला अखबार रोजनामा नई बात। आज ही अपने अखबार फरोश से तलब करें। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन सर्विस की जानिब से तारिक अजीज आपसे मुखातिब है। इब्तिदा है कदीमो कायमो कय्यूम जनाब बारी के नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों आपको तारिक अजीज का सलाम पहुंचे। पाकिस्तान जिंदाबाद। वेलकम बैक। मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब ने हमें ज्वाइन किया स्काइप पे, उनको हम वार्म वेलकम करते हैं। और रियाज फतियाना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी हम खुशामदीद कहेंगे। मैं आपकी इजाज़त से फतियाना साहब अपोजिशन से गुफ्तगू का आगाज़ करूंगा। मुस्तफ़ा खोकर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, ज़ाहिर बात है हम इस्लामाबाद की खबर है, सरदार अख्तर मेंगल साहब ने राहें जुदा कर ली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत से। कोलिशन पार्टनर्स इनके थे और बड़े उनके अहम है वो 4 कौमी असम्बली के वोट, चूँकि बजट जो है ज़ेर बहस है। मैं आपसे एज एन ऑपोजिशन पार्लियामेंटेरियन सवाल करूंगा, पीपल्स पार्टी क्या राय रखती है, पीपल्स पार्टी की क्या सोच है? जाहिर बात है कोरोना क्राइसिस है, इसका पेंडेमिक है, 24 घंटों में 136 अमवात रिकॉर्ड हुई हैं और इस मरहले पे मनी बिल का पास होना भी बड़ा नागुज़ीर है मुल्क के माली मामलात को चलाने के हवाले से। पीपल्स पार्टी कहां खड़ी होगी, क्योंकि नंबर गेम जो है वो शुरू हो गया है। इस पर आपकी पहले क्या राय है मुस्तफ़ा खोकर साहब? देखिए अनवार भाई, वो एक कहावत है कि सर सलामत टोपी हजार। इस वक्त हमें ये बात तस्लीम करनी पड़ेगी अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के इस वक्त हमारा मुल्क इंतहाई एक शदीद क्राइसिस से गुजरा है। वो कोविड-19 के हवाले से हो, कोरोना के हवाले से हो, वो मईशत के हवाले से हो, या वो लोकस्ट अटैक्स के हवाले से हो। जी हमारी इस वक्त जो बहैसियत कौम बहुत कुछ एट स्टेक है। मैं ये समझता हूँ कि हमें कोई हमारी जो सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए बहैसियत कौम, वो इन तीनों चीजों को एड्रेस करने के लिए होनी चाहिए। और हमें इसके अलावा और चीजें, ये इक़्तिदार की म्यूजिकल चेयर ये चलती रहती है, तो ये हमारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। किसी भी हुकूमत, चाहे वो कोई भी हो हुकूमत में, उसकी पहली प्रायोरिटी अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ करना है। इस वक्त हम इंतहाई गैर मामूली हालात से गुजर रहे हैं और हमारा ये मानना है, अवाम इस मामले में बेहतरीन जज है कि इस वक्त हुकूमत की जो पिछले 3 माह की जो पॉलिसीज रही हैं, वो पॉलिसीज ऐसी नहीं थी कि हम आज कॉन्फिडेंटली कह सकें कि अवाम को और अवाम की जानो माल बचाने के लिए या उसको कोई खतरा लाहक नहीं हुआ। हम लॉकडाउन के हामी थे। वफाकी हुकूमत बिलखसूस इमरान खान साहब ऑन रिकॉर्ड है कि वो उन्होंने लॉकडाउन की किस तरह मुखालफत की, बल्कि हमें मौरूद इल्ज़ाम ठहराया
उन्होंने कहा कि ये खौफ व हरास फैलाना चाहते हैं, उन्होंने कहा ये फ्लू है, उन्होंने कहा कि ये गर्मियों में खत्म हो जाएगा। अब बाहर तो वो ऑन रिकॉर्ड है, उनकी की हुई बातें। लेकिन मुस्तफा मैं कतई कलामी की माजरत ये हैंडल नहीं किया गया जिस तरीके से किया जाना चाहिए था। बट मैं आई मस्ट अप्रिशिएट कि आपने बड़ी सियासी बुर्दबारी के साथ बड़ा अच्छा बयान दिया कि इस वक्त हमारी अवलीन तरजीह ये है कि हम पेंडेमिक का मुकाबला करें और टिड्डी दिल जो लोकस्ट आया हुआ है। वज़ीर आज़म साहब सिंध में मौजूद थे, सवाल उनसे भी यही किया गया कि विफाक और सिंध की हिकमत अमली के हवाले से क्या वजह है कि वो इख्तलाफ पाया जाता है। प्राइम मिनिस्टर से जब सवाल हुआ तो उन्होंने जवाब दिया। मैं चाहूंगा आप और व्यूअर्स भी सुने कि प्राइम मिनिस्टर ने क्या जवाब दिया, और फिर मैं आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि आप बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो चेयरमैन पीपल्स पार्टी उनके तर्जुमान भी हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब क्या कह रहे थे कि जो कौमी राब्ता कमेटी के इजलास होते हैं या NCOC उसमें इत्तेफाक राय हो जाता है, लेकिन फिर पॉलिटिक्स आ जाती है, और अनफॉर्चुनेटली उनका यह कहना था कि सिंध पॉलिटिक्स कर रहा है। पहले सुन लेते हैं वज़ीर आज़म साहब क्या कहते हैं, फिर इसका जवाब दीजिएगा मुस्तफा खोकर साहब। अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि हमारी कई मीटिंग्स हुई हैं, NCC की मीटिंग हुई है जिसमें सारे चीफ मिनिस्टर हैं, हमने बैठ के कंसेंसस से फैसला किया। उसके 1 घंटे के बाद जाके टीवी पे देखते हैं कि पीपल्स पार्टी के वजीर कुछ और ही बातें कर रहे हैं कि जी सेंटर ने हमारे से ये कर दिया, वो कर दिया। यानी एक एक फैसला हमने चला, सारे सूबों को ऑन बोर्ड लेके चले। मुराद अली शाह वो मानते हैं बात कंसेंसस, बाद में जाके बिलावल कोई और ही स्टेटमेंट दे रहे हैं। जी मुस्तफा साहब आपने सवाल उनकी गुफ्तगू सुनी, जवाब दीजिएगा, ये क्या वजह है, पॉलिटिक्स है? देखिए, अगर हमने सियासत करनी होती तो पहले ही दिन बिलावल भुट्टो साहब जब ये क्राइसिस हमारे मुल्क में आया तो वो कौमी असेंबली में खड़े होकर ये ना कहते कि हुकूमत की तरफ मैं हाथ बढ़ाता हूँ मुफाहमत का और हम सबको इस पर मिलकर चलना चाहिए। ये ऐसा चैलेंज है कि जिसको हम अकेले नहीं डील कर सकते। लेकिन फिर जो जैसे मैंने पहले कहा, अगर मैं कहूँगा कि वज़ीर आज़म साहब गलत हैं और हम सही हैं तो उससे शायद सुनने वालों के जहन में ये ख्याल पैदा हो कि क्योंकि इसका पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है तो इसने तो ये बात करनी ही है। जैसे मैंने पहले कहा कि अवाम बेहतरीन जज है, पिछले 3 महीने में वो खुद इस चीज का फैसला कर सकते हैं कि किसने इस मामले पर सियासत की, किसने इस मामले पर सियासत नहीं की, किसने अवाम की जान बचाने को तरजीह दी और किसने इस मुल्क में कारोबारी अफराद और उनके इंटरेस्ट को ज्यादा प्रोटेक्ट करने की। ठीक, क्विकली अगर अनवार भाई अगर आप मुझे इजाजत दें। जी प्लीज। आपने शुरू में एक सवाल पूछा था, वो रह गया, उसका जवाब नहीं दे सका। वो सरदार अख्तर मेंगल साहब और उनकी पार्टी की के हवाले से, तो मैं समझता हूँ कि रियाज फतियाना साहब जो यहाँ पर मौजूद है वो एक सीनियर सियासतदान है और उन्होंने मेरा तो सियासत में इतना ज्यादा तजुर्बा नहीं है जितना उनका अपना है। हम अगर 90 की दहाई को भी सामने रखें तो इसी तरह होता है कि एक इत्तेहादी छोड़ता है और फिर उसके बाद लाइन लग जाती है। अच्छा। सरदार अख्तर मेंगल साहब का कहना यह है कि उनके साथ किए गए वादे पूरे नहीं किए और अब उनकी पार्लिमानी पार्टी उनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने यह फैसला किया है और ये फैसला वो वापस नहीं लेंगे। हुकूमत की बहुत थिन मेजॉरिटी है और अब जो बाकी कोalition पार्टनर्स हैं हमारे इल्म में है और रिकॉर्ड है। चौधरी साहिबान की काफी ग्रीवेंसेस हैं और अगर मैं ये कह सकूं कि PTI के अंदर भी बहुत ज्यादा तादाद है ऐसे लोगों की, MNAs की, जो खुद खुश नहीं है हुकूमत की कारकर्दगी से। फतियाना साहब आ गए तो उनसे पूछ लेते हैं और फिर मैं आपसे जरूर सिंध के हवाले से भी जरूर सवाल दोबारा करूंगा। मुस्तफा साहब, रियाज फतियाना साहब बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। ये मुस्तफा खोकर साहब कह रहे हैं कि चूंकि सरदार अख्तर मेंगल साहब ने आपके कुलीग हैं कौमी असम्बली में और उन्होंने ऐलान किया है कि वो आपकी जो वफाकी हुकूमत है उससे राय जुदा कर रही है। मुस्तफा खोकर साहब कह रहे हैं बहुत बड़ी तादाद PTI की MNAs की है और ख्वाजा आसिफ साहब भी ये दावे कर रहे हैं जो हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं। आप खुद PTI की MNA बताएंगे क्या कोई दरारें पड़ रही हैं हुकूमती इत्तेहाद में? ज़ाहिर अलहदा तो हो गए, दरार तो पड़ गई, लेकिन क्या हुकूमत जो पार्टी के अंदर सफ़ों में भी कोई इंतशार है या इस वक्त बिल्कुल इत्तेफाक है? फतियाना साहब। मैं समझता हूँ अनवार भाई, सरदार अख्तर मेंगल साहब सिर्फ कुलीग ही नहीं मेरे जाती दोस्तों में से हैं जी और बहुत अच्छे इंसान हैं, उनसे कई दफा गपशप रहती है। और पिछले दिनों मैं जब गया हूँ कोयटा तो उनकी पार्टी ने मेरे आनर में डिनर भी किया था। मैं शुक्रगुजार हूँ उनका। वहाँ के 12 के करीब उनके अपने MPs हैं, सारे वहाँ मौजूद थे उस MP हॉस्टल में।
और उनसे मेरी उनके आगा हसन जो उनके हैं, मैंने कोयटा से, वो हमारे मेरी स्टैंडिंग कमेटी लॉ एंड जस्टिस के बड़े सीनियर मेंबर हैं। तो असल इशू ये है कि उनके कुछ 6 पॉइंट्स हैं। जो पॉइंट्स में सबसे पहला तो उनका इशू है मिसिंग पर्सनस का। दूसरा, ग्वादर में उनका मुतालबा था कि यहाँ पे जो बाहर से इन्वेस्टर आ रहे हैं वो यहाँ की शनाख्त ना ले सके, शनाख्ती कार्ड ना बनवा सकें। अफगान महाजरीन को वापस भिजवाने का इशू था जी। और एक में जो सोना है वो बाहर की बजाय यहीं पे साफ हो। कुछ स्मॉल डैम्स का इशू था कि स्मॉल डैम्स और बनाए जाए, पानी का इशू था वहाँ पे। ये ऐसे कुछ 6 पॉइंट्स बनते हैं। तो इस पे कुछ गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी पेशरफ्त भी हुई है, ये नहीं कि नहीं हुई। अल्टीमेटली वो पिछले 1 साल से तकरीबन, आपको याद होगा, जब असम्बली बनी है और वज़ीर आज़म का ओथ हुआ है तो उनकी नशिस्त वज़ीर आज़म वाली लाइन में ही आगे फ्रंट रो में थी। फिर उसके बाद उनकी रिक्वेस्ट पे आज से 1 साल पहले उनकी नशिस्तें तब्दील करके इंडिपेंडेंट कर दी। अब वजह क्या बनी सर, क्या वजह बनी कि इतने अच्छे ताल्लुकात और पेशरफ्त भी हो रही थी, फिर ये इतना बड़ा ऐलान क्यों कर दिया उन्होंने बजट तकरीर के दौरान अपनी? जी, इस पे मेरा ख्याल है कि उन पर कोई ज़ाहिर है अपनी पार्टी का दबाव भी था। बलूचिस्तान जो BNP है, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल, जी जी, उनके 4 MNAs हैं, 3 रेगुलर MNAs हैं और एक उनकी रिजर्व सीट पे डॉक्टर साहब हैं, प्रोफेसर, उनकी खातून मेंबर जी। तो अभी भी कोई हरफे आखिर नहीं है, कोई बिल्कुल खत्म नहीं हुआ अलायंस। अभी उन्होंने वक्ती तौर पर अनाउंस किया है। ओके, पॉसिबिलिटी हो सकती है कि फिर अगले रोज या कुछ अरसे बाद वो फिर हमारे साथी हों, क्योंकि सियासत में बातचीत का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता और ना बंद करना चाहिए। उनके अगर कोई जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो उनको दूर किया जा सकता है। आप समझते हैं आप लोग वो जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर देंगे? ये मेरा ख्याल है कि कॉमन दोस्त जो हैं जब बैठेंगे तो यकीनी तौर पर उनके कुछ मामला, उनके पॉलिटिक्स में ये होता है ना, गिव एंड टेक होता है, कुछ बातें माननी पड़ती हैं, कुछ मनवानी पड़ती हैं। ठीक, तो इसका रास्ता निकल सकता है, हरफे आखिर नहीं है। ओके। तो हमारे लिए अभी भी बहुत कम है बेशक। तो और दूसरा ये कि अभी उन्होंने मुस्तफा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, मुस्तफा साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा था कि फतेहाना साहब की मुस्कुराहट के पीछे बहुत कुछ छुपा हुआ है, बहुत मानी खेज मुस्कुराहट है इनकी। अच्छा, नहीं ऐसे कोई आप तो मेरे जाती दोस्त भी हैं, आपको पता है, बड़े फैमिली मेंबर हैं हम आपस में। तो आप ये मुस्तफा साहब क्यों ऐसे मुस्कुरा रहे हैं, या कोई मानीखेज बात है जिसको आप छुपा रहे हैं? मैं तो इनकी सियासी तजुर्बा इतना है कि उन्होंने 90 की दहाई की सियासत इन्होंने देखी है। रवादार हो गए आप हैदरवाई, तो ये बड़ा कुछ जानते हैं, कहने से खिसा है। जी जी, रवादारी पे यकीन रखते हैं और बेशक भले से हम हुकूमत में अपोजिशन में हो, हमारी आपस में ये अच्छी बात है। अच्छा, ये आपने रवादारी की बात की, मैं फतेहाना साहब आपके साथ, तो रवादारी की आपने बात की और वजादारी की बात की। मुस्तफा साहब, थोड़ा सा अजीब सा लगा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान बालिहाज़े ओहदा हमारे लिए बड़े मोहतरम है, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, वो सिंध गए, कराची गए, लाड़काना गए, वज़ीर आला सिंध साहब उनको एयरपोर्ट लेने नहीं आए। आप बार बार 90 की दहाई की सियासत की बात कर रहे हैं, हम उस वक्त देखते थे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा लाहौर जाती थी, पंजाब जाती थी, नवाज शरीफ साहब नज़र नहीं आते थे एयरपोर्ट पे, कोई ना कोई उज़र तलाश कर लिया जाता था कि जी हमें नहीं बताया गया, नहीं हुआ। तो वज़ादारी रवादारी है कि जब एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री आ रहे हैं, आपके मेहमान हैं, तो पीपल्स पार्टी उनको एक पुरानी जमात है, उनकी अपनी रवायात हैं और वो तो इस तजर्बे से गुजरे जो मोहतरमा के साथ नवाज शरीफ साहब ने किया था, तो उनको आना नहीं चाहिए था रिपोर्ट मुराद अली शाह साहब को। देखिए, आपने बिल्कुल दुरुस्त ये बात कही कि सियासत के अंदर वज़ादारी होनी चाहिए और आपस में हम सियासी इख्तलाफात जरूर रखें और हम सियासी मुखालिफ भी जरूर रहें, लेकिन उस सियासी मुखालफत को सियासी दुश्मनी में नहीं बदलना चाहिए। ये तो एक ऐसा असूल है कि जिससे हम सारे ही उसके ऊपर कारबंद हैं। लेकिन मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूंगा कि माजी के अंदर ऐसे कई वाकयात मौजूद हैं, प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं कि जिसमें हम ये समझते हैं कि वज़ीर आज़म साहब को बड़ापन दिखाना चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल जिस वक्त इस्लामाबाद पर कुछ लोग जो हमला आवर हुए, उन्होंने वज़ीर आज़म, हमारे मुल्क के चीफ जस्टिस, आर्मी चीफ, उनके ऊपर फतवे लगाए। तो उस वक्त बिलावल भुट्टो साहब वो वाहिद कौमी लीडर थे जो आगे बढ़े और उन्होंने कहा कि कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं। उन्होंने हुकूमत को सपोर्ट दी और फिर उसके बाद आपको पता है कि पाक भारत कशीदगी हुई, कशीदगी अरूज पे थी, लेकिन हमारे जो वज़ीर आज़म हैं उन्होंने अपोजिशन के साथ, पार्लिमानी रहनुमाओं के साथ बैठने से इनकार कर दिया और उस वक्त भी आर्मी चीफ को आगे बढ़ना पड़ा और उन्हें तमाम पार्लिमानी जो लीडरान थे उनको ब्रीफिंग देनी पड़ी।
एक ये बड़ा इसकी हिस्ट्री है, एक पैटर्न है। बाहर तौर हम ये समझते हैं कि भले वहां पर वजीर आजम ना मुलाकात करना चाहें सूबे के वजीर आला से, लेकिन जो वहाँ के सूबे सिंध के जो अवाम के जो इश्यूज हैं जिनकी वजह से अवाम के अंदर इर्ताश पाया जाता है, उनको वो जरूर हल करने की तरफ तवज्जो दें। जिस तरह 18वीं तरमीम के ऊपर वहां पर रिजर्वेशन हैं, NFC अवार्ड के ऊपर है, पानी के मसले के ऊपर बहुत ज्यादा वहां पर रिजर्वेशन है, बीइंग अ लोअर रिपेरियन। तो इन सारी चीजों के ऊपर वो इश्यूज को एड्रेस करने की तरफ तवज्जो दें। भले हमसे ना मिले, भले हमें मुलाकात का वक्त ना दें, ठीक है, वज़ादारी में उन्हें ये करना चाहिए था। उन्होंने अपने शेड्यूल में मुनासिब नहीं समझा कि सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव से एक मुलाकात की जाए। हम कोई गिला नहीं करते, उनका अपना ज़र्फ है, लेकिन सूबे के जो मसाइल हैं उनकी तरफ अगर वो तवज्जो करेंगे तो वो एक ऐसी चीज है कि जो वहाँ के अवाम भी एक्सपेक्ट करते हैं और बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान उनको करना चाहिए। मैं फतियाना साहब आपसे जानना चाहूंगा, अहम नुक्ता उठाया है मुस्तफ़ा खोकर साहब ने, NFC अवार्ड की बात की, 18वीं तरमीम की बात की, जो रिजर्वेशन है, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हुकूमत सिंध को, पीपल्स पार्टी को कोई मुकालमा होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए ताकि इश्यूज रिजॉल्व हो जाए। आज भी वज़ीर आज़म साहब कह रहे थे कि हमने 60 अरब रुपए दिए हैं साथ इमरजेंसी कैश प्रोग्राम में सिंध के सूबे को, उनका हक बनता है और NFC अवार्ड के तहत भी बहुत सा पैसा जाता है। 18वीं तरमीम के हवाले से उन्होंने कहा इख्तियारात जो हैं सूबों के पास चले गए हैं, वो चाहते हैं निचली सतह पे जाएं। ये मामले रिजॉल्वेबल हैं, कोई ऐसा कोई दुश्मनी नहीं है, तो क्यों कर नहीं बैठकर इस मौके पे जब कुदरती आफात पे पाकिस्तान घिरा हुआ है, चाहे वो कोरोना हो या टिड्डी दिल का हमला हो। रियाज फतियाना साहब। जी अनवर भाई, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज हालत जंग की कैफियत है जी। इस तरह दो मुल्कों के दरमियान जंग होती है तो सब गवर्नमेंट अपोजिशन एक पेज पर होती है। इस माजी में भी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भी हुकूमत अपोजिशन एक पेज पर रही है, आज भी हुकूमत अपोजिशन का एक पेज पे होना चाहिए, मुकम्मल तौर पर यकसानियत होनी चाहिए। और दूसरा ये है कि वज़ीर आज़म आपको पता है कराची के दौरे पे गए हैं, उसकी वजह यह है कि सिंध के दूसरे बड़े स्टेक होल्डर हम हैं। 14 अरकान कौमी असम्बली का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और उसके बाद GK और MKM हमारे साथी हैं। इसमें 3 MNAs हमारे GDA से हैं और 7 हमारे MNAs रिजर्व सीट समेत MQM से हैं। तो इस तरह देखा जाए तो हम बड़ी तादाद को रिप्रेजेंट करते हैं, आवाम की नुमाइंदगी करते हैं। यही वजह है कि हुकूमत ने हमेशा कोशिश की है कि सिंध को फंड्स फराहम किए जाएँ और कराची को फंड दिए जाएँ और यहाँ पे तरक्की हो, और इसमें कभी हम पीछे नहीं हटे। और लेकिन वज़ीर आला को आना चाहिए था, अगर नहीं आए तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आना चाहिए, तो अच्छी रवायत होती हैं। तो आपको पता है कि जब भी वज़ीर आज़म ने बुलाया है तो चारों सूबों के वज़ीर आला और वो बिल्कुल आए हैं इस्लामाबाद में। ये राब्ते का तल्लुक जो है वो रहना चाहिए, इसमें कटसी होनी चाहिए, कोई हर्ज नहीं। रुकावट क्या है? लेकिन बहरहाल रुकावट क्या है? मुस्तफा खोकर साहब भी कह रहे हैं कि होना चाहिए, आप भी कह रहे हैं कि होना चाहिए, तो फिर रुकावट कहाँ पे है? वज़ीर आज़म साहब तो ये वक्त के साथ साथ मामला बेहतर होते जाएंगे। अच्छा। तो हम ठीक है लड़ते भी रहेंगे असेंबली में, लेकिन फिर भी मुल्क और कौम की खातिर एक पेज पर भी होंगे, क्योंकि हमें बहुत सारे चैलेंज का मुआशी चैलेंज है मुल्क को। भारत के जो आपने देखा होगा आज़ाद कश्मीर में ड्रोन उनके गिराए गए हैं, तो वहाँ भी उनकी इंटरवेंशन का बहुत बड़ा खर्चा हमें मौजूद है। हमारे लिए खौफ है इस बात का कि हमें मुदाखलत न करें हमारी सरहदों पर। इन हालात में बहरहाल कोई इशू नहीं है, हम सिंध को साथ देकर चलना चाहते हैं, वो हमारे वफाक की इकाई है, फेडरेशन है। जहाँ तक वज़ीर आज़म ने NFC का कहा और 18वीं तरमीम का कहा, 18वीं तरमीम में ज़ाहिर हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन 25 तरमीम तो पहले हो चुकी हैं। इसके मतलब ये कि 18वीं तरमीम तो मुस्तरद नहीं है, इसके बाद भी कई तरमीम करने का सोचा गया, तो 26वीं 27वीं 27 तरमीम भी आ सकती है। उसमें वफाक, क्योंकि पाकिस्तान कन्फेडरेशन नहीं है, पाकिस्तान फेडरेशन है और फेडरेशन में वफाक को हमेशा मजबूत रखा जाता है। तो इसका हम छोटी इकाइयों की अपनी जगह है, लेकिन वफाक को कमजोर नहीं किया जा सकता। जैसे अब देखें ना, सूरत हाल ये है कि 4.5 खरब के करीब हमारी टोटल इनकम है, उसका मेजर हिस्सा तो सूबे ले जाते हैं NFC अवार्ड की वजह से, और बहुत बड़ा 2.5 खरब के करीब फॉरेन डेट हम पे है, डिफेंस की जिम्मेदारी भी हम पे है, फॉरेन अफेयर्स की जिम्मेदारी भी हम पे है, कोरोना के साथ जंग भी हुकूमत लड़ रही है, और इसके साथ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के अखराजात हैं, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम डेवलपमेंट के मामला हैं, सारे चीज़ों के बचता ही कुछ नहीं है खजाने में। अगर सबको दे दिया जाए तो मुल्क बिल्कुल फारिग हो जाता है, फिर मजबूरन कर्जों का सहारा और बाकी चीज़ों का लेना पड़ता है। तो मेरा ख्याल है कि इस मौके पे हमें सियासत नहीं करनी, हम सब वफाक और चारों इकाइयों को चाहिए कि मिलकर अगर रीअरेंजमेंट हो सकता है, इख्तियारात की तकसीम का, इसमें कोई हर्ज नहीं है,
क्योंकि किसी की भी हुकूमत कल को वफाक में हो सकती है, आज हमारी हुकूमत है। ठीक है, तो इसलिए मैं इसमें कोई हर्ज नहीं कि अगर दोबारा बैठ के मामला को ये मुस्तफा नए सिरे खोकर से- साहब, ये बात तो उनकी सही है, कोई कुरानी सहीफा तो नहीं है। 18वीं तरमीम एक डॉक्यूमेंट है और डायनामिक होना चाहिए। जो आइन है, जो हमारे कवानीन बनते हैं, उस पर नजरसानी करने में कोई कबाहत तो नहीं है। कोई अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम्स है तो सॉर्ट आउट हो जानी चाहिए। आप इस इत्तेफाक नहीं करते? देखिए अनवार भाई, पहली चीज तो ये है कि इस वक्त अगर हम पोजीशन देखें तो वफाकी जो एडवाइजर हैं ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स बाबर अवान साहब जी, वो इसके ऊपर काफी वजाहत से बयान अपना दे चुके हैं कि हुकूमत 18वीं तरमीम को नहीं छेड़ना चाहती। ठीक, लेकिन फिर कुछ और वुजरा है कि वो इसके ऊपर अपना बयानबाजी शुरू कर देते हैं। फिर जहां तक NFC अवार्ड का ताल्लुक है, उसके लिए भी आईनी तरमीम दरकार होगी। अब सवाल ये बनता है कि 230 अरब रुपए अगर आपने सूबा सिंध के जो उनको मिलने थे वो आपने काटे, तो क्या आपने इस बजट के अंदर वो 230 अरब रुपए अवाम की फलाह के लिए इस्तेमाल किए? इस वक्त आपके बजट में जो सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए थी वो आपके डॉक्टर्स, आपके पैरामेडिक्स, आपके नर्सेज, आपके हॉस्पिटल्स, आपके एम्बुलेंस ड्राइवर्स, ये सारे आपकी पहली प्रायोरिटी होने चाहिए थे। क्या उनकी सैलरी के अंदर इजाफा किया गया या कोई उन्हें रिस्क अलाउंस दिया गया? बिल्कुल भी नहीं। हमारे इस वक्त वो फ्रंट लाइन कल शिबली फराज साहब हमारे प्रोग्राम में मौजूद थे मुस्तफा भाई, वो कहते रिस्क अलाउंस की तौसीक कर दी है कल कैबिनेट मीटिंग में फ्रंट लाइन वर्कर्स। अभी तक फाइनेंस बिल का हिस्सा नहीं बना, पहली चीज। ओके, दूसरी चीज, आपके इल्म में है कि इस वक्त लोकस्ट का जो अटैक है वो हमारी जो फूड सिक्योरिटी है उसको बड़े सीरियसली थ्रेटन किए हुए है। क्या उसके लिए उन्होंने सूबों को मजीद कोई फंडिंग दी उसको काउंटर करने के लिए? बिल्कुल भी नहीं। और तीसरा एक जो बहुत बड़ा मसला है अनवार भाई, इस वक्त इस मुल्क की 60% पॉपुलेशन जो है वो 30 साल से नीचे के लोगों की है और एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी स्टूडेंट्स की है। हमारे दूर अफ्तादा इलाकों के जो स्टूडेंट्स हैं जहां पर इंटरनेट मौजूद नहीं है, उनको इस वक्त बिल्कुल नहीं पता कि उनका इस वक्त मुस्तकबिल क्या होगा। ऑनलाइन क्लासेस हो नहीं पा रही, अगर हो रही है तो उनके पास इंटरनेट मौजूद नहीं है। हायर एजुकेशन कमीशन की ये पहली हुकूमत है कि जिसने उनका बजट काटा है, उनके पास पैसे नहीं है यूनिवर्सिटीज को देने के लिए। तो हमारे इतने ये बड़े क्राइसिस हैं कि जिनको हुकूमत ने इफेक्टिवली डील करने के लिए कुछ भी नहीं किया। उनसे इस वक्त कोई हम बड़ी तवक्को नहीं कर रहे थे। तवक्को सिर्फ और सिर्फ ये थी कि हमारे डॉक्टर्स को आप सपोर्ट करें, हमारे फार्मर्स को, हमारे जिम्मेदारों को, किसानों को आप सपोर्ट करें और आप सूबाई हुकूमतों को, उनके हेल्थ डिपार्टमेंट्स को आप मजीद फंडिंग करें और हमारे स्टूडेंट्स और यूनिवर्सिटीज को बचाएं। ये इनसे तवक्को थी जो माज़रत के साथ मैं समझता हूँ कि ये पूरा नहीं कर। फतियाना साहब, ये क्यों नहीं पूरी की जा सकी? ऐसी कोई बात नहीं है, हुकूमत अपने वसाइल से बढ़कर ताउन कर रही है। आप देखें कि सिंध को तमाम वसाइल, वेंटिलेटर्स हैं और N95 मास्क है और इक्विपमेंट है। हुकूमत ने खुले दिल के साथ सिंध को दिया है। सिंध के लोग भी तुम्हारे लोग हैं। मैंने पहले कहा कि वहाँ हमारी टाइगर फोर्स के नाम पे भी लाखों लोग रजिस्टर्ड हुए हैं। वहाँ पे हम दूसरे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं और इसके साथ ये कि वहाँ की आवाम ने हमें वोट दिया है और हम आगे भी तो रखते हैं कि वोटों में इजाफा हो सकता है। इसलिए हम सिंध को मायूस नहीं कर रहे, हम सिंध की हुकूमत को दे रहे हैं। सिर्फ ये चाहते हैं कि सिंध की हुकूमत जो हम वसाइल फराहम कर इस्तेमाल करे, सही खर्च करे, उसको दाएं बाएं ज़ाया होने से बचाए और उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और आइंदा भी इंशाल्लाह हमारे अच्छा, ये जो तालीम के हवाले से मुस्तफा खोकर साहब ने बात की, बड़ा अहम नुक्ता है कि ऑनलाइन एजुकेशन हो रही है। हमारे बच्चे भी ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं और कह रहे हैं जो हायर एजुकेशन का बजट है उन्होंने डिमांड ज्यादा की थी, गालिबन 70 अरब रुपए, आप लोगों ने 64-65 अरब रुपए दिए, तो ये बढ़ाने चाहिए। आपकी क्या राय है मेंबर कौमी असम्बली? जी, मैं ज़ाती तौर पर तो एजुकेशन के हमेशा हक में रहा हूँ। हेल्थ एजुकेशन दोनों सेक्टर में हमें इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहिए और भी बढ़ाना चाहिए। तो फिर भी मैं इन मौजूदा मुश्किल तरीन हालात में, जब हमारी एक्सपोर्ट बंद है, इंडस्ट्री बंद थी, टैक्स कलेक्शन कम है और हर तरीके से मुल्क शदीद माली दबाव में है, कोई नया मनसूबा पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम में मरकज़ में या ADP पंजाब में नहीं आया, ये हालत है। इसके बावजूद हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अखराजात भी दें। एक करोड़ 60 लाख खानदान 10-12 हज़ार रुपया की माली इमदाद भी फराहम की गई। ये सारे मामलात हैं जिससे हम लोगों को भूख से ही बचाना चाहते हैं, उनको कोविड-19 से बचाना चाहते हैं। तो ये ऐसी बात नहीं, जितने हमारी जेब में पैसे हैं उससे ज्यादा हम खर्च कर रहे हैं। हम तो उधार मांग के भी इनको दे रहे हैं। अच्छी बात है। आज वैसे सिंध हुकूमत है, मुस्तफा खोकर साहब बैठे हैं। फतियाना साहब, आपसे सवाल है, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया है, 1 से 16 तक
10% और 16 से ऑनवर्ड्स 5%। तो इस पे आपका क्या कमेंट होगा? इन्होंने तो अपने हिस्से में से कोई ना कोई फिस्कल कट लगाकर वहां पर दिया है। और डॉक्टर्स के लिए, हेल्थ वर्कर्स के लिए रिस्क अलाउंस भी दिया है। जी, डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स के लिए रिस्क अलाउंस भी दिया है फतेहाना साहब, मुस्तफा खोकर साहब कह रहे हैं। देखिए, ये NFC अवार्ड के बाद सूबे अमीर और वफाक गरीब हो चुका है। इसलिए ये जो मर्जी करे, बादशाह सिंध के मालिक हैं, जो दिल दे। लेकिन असूली तौर पर देखा जाए तो हुकूमत अगर ये तनख्वाहें दे ले, मौजूदा पेंशन दे ले, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। आप देखें कि बहुत बड़ा हमारा इदारा फौज है, उन्होंने अपनी तनख्वाह में इजाफा मांगा नहीं है। अरकान असम्बली की तनख्वाहें मंजमद हैं, 2017 के बाद बढ़ी नहीं है, 18 में भी नहीं बढ़ी। अब बढ़ रही है? कोविड-19 नहीं बढ़ी, कतई नहीं बढ़ी। अब बढ़ रही है तौर पर ये नहीं बढ़ रही, बिल्कुल नहीं बढ़ रही। इन हालात में जब बहुत से लोग बेरोजगार होकर घरों में बैठे हुए हैं, अगर सरकारी मुलाजिम को तनख्वाह मिल रही है तो मेरा ख्याल उसे भी कौम के साथ सेक्रीफाई करना चाहिए। और वफाक इस पोजीशन में नहीं है कि तनख्वाह में या पेंशन करें। वक्त मेरा ये बहुत बड़ी कामयाबी। चलिए, वक्त मेरा खत्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया मुस्तफा खोकर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया स्काइप पे, और रियाज फतेहाना साहब, दोनों मोहतरम पार्लियामेंटेरियंस का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। व्यूअर्स, हमने जो आज की बड़ी खबरें थी उस पर उनका तज्जिया लिया, राय ली। अब हम एक ब्रेक लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अब हम गुफ्तगू करेंगे जो चीन और भारत के दरमियान सरहदी मुतनाज़ा इलाके में गैलावान वैली में खूनी तसादम हुआ है, जिसमें 20 भारतीय फौजी जो हैं वो मारे गए हैं, और भारतीय कर्नल भी मौजूद है, उसमें शामिल है। और अब देखें हैं कि भारत में सन्नाटा है, खामोशी है। वो जो मोदी सरकार बड़के मारती थी, उनकी बड़के नज़र नहीं आ रही। अब तो राहुल गांधी साहब उनको तलाश कर रहे हैं कि कहाँ हैं। पता ही चला है कि वर्चुअल एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस तलब कर ली है नरेंद्र मोदी, भारतीय वज़ीर आज़म ने, 19 जून को। तो ये इस पर ज़रा जानने की कोशिश करेंगे, इसका सियाको सबाक, लद्दाख के हवाले से 25 साल बाद ये खूनी तसादम हुए, और ये भी पता चला है कि संगबारी हुई है और लाठियों से एक दूसरे पे हमलावर हुए, और उसमें 20 भारतीय फौजी जो हैं वो वासिल जहन्नम हुए हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज ऐवान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे गुफ्तगू करेंगे। एक छोटा सा वक्फा, उसके बाद लौट के आते। प्रोग्राम सच के साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन सर्विस की जानिब से तारिक अजीज आपसे मुखातिब है। इब्तिदा है कदीमो कायमो कय्यूम जनाब बारी के नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों आपको तारिक अजीज का सलाम पहुंचे। पाकिस्तान जिंदाबाद। वेलकम बैक। हमें ज्वाइन कर ली है मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज ऐवान साहब ने, नोटेड डिफेंस एनालिस्ट। अमान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम सच के साथ के लिए। मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये थोड़ा सा हमारे PTV के व्यूअर्स को बताइएगा, चीन और भारत के दरमियान मुतनाज़ा सरहदी इलाका है, वो हम सबको इल्म है, वहाँ पर भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल उसको कहते हैं, लद्दाख के एरिया है। अब ये गैलावान वैली में ये तसादम हुआ है, और पहले 3 फौजियों का भारत ने बताया, उनके अब बता रहे हैं कि 20 हो गए हैं। कुछ इसके हवाले से बताइएगा। और ये जो भारतीय रिएक्शन है, एक सन्नाटा है, शाम सा सूख गया है, बड़ी बड़के वो तो मारते थे। तो मैं अमित शाह की स्टेटमेंट्स भी चल रही थी, और उन्होंने कहा था कि जी हमारे ये भी मैंडेट का हिस्सा है, हम लेके रहेंगे पूरा लद्दाख। कुछ बताएंगे ज्योग्राफी इस तनाज़े के हवाले से, और जो चीन की जानिब से रिस्पॉन्स आया है, तो वो क्या कोई काबिल तकलीद रिस्पॉन्स है? क्योंकि हम बहुत सी चीज़ों में चीन को अपना आइडियल समझते हैं। जी अनवारुल हसन, थैंक यू वेरी मच। देखिए, मेरे ख्याल में हमें यह समझने की जरूरत है कि एक्चुअल वाकया क्या पेश आया है। जी, लद्दाख का इलाका
और एक्साइचिन का इलाका और 3,484 किलोमीटर का जो इलाका है, ये हिंदुस्तान और चाइना का लाइन ऑफ एक्चुअल कांटेक्ट और बॉर्डर का एरिया था। ठीक। अब जब इंडिया ने आर्टिकल 370 और 35A को रिवोक किया कश्मीर में जी, तो बाय इम्प्लीकेशन ये वो लाइन ऑफ एक्चुअल कांटेक्ट उन्होंने लद्दाख को अपनी यूनियन टेरिटरी में शामिल कर लिया और पूरे लद्दाख पर अपना क्लेम दाखिल कर दिया, ये कहते हुए कि लद्दाख हिंदुस्तान का हिस्सा है। अब जब उन्होंने ये ऐलान किया तो चाइना ने, जो इनका 1993 का एग्रीमेंट था नॉन अलाइंड इंडिया के साथ, क्योंकि इंडिया इससे पहले नॉन अलाइंड मूवमेंट के ऊपर फख्र करता था और क्लेम करता था कि हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं है। उस वक्त उनकी चाइना के साथ एक अंडरस्टैंडिंग हुई थी और उस पर वो लाइन ऑफ एक्चुअल कांटेक्ट के ऊपर बैठे थे और फैसला ये हुआ था उस एग्रीमेंट में कि जब यहाँ पर मुस्तकिल अमन कायम हो जाएगा अंडर यूएन रेजोल्यूशन और कश्मीर का डिस्प्यूटेड एरिया इसका हल हो जाएगा, तो फिर हम इस मुआहिदे को एग्रीमेंट में तब्दील करके इंटरनेशनल बॉर्डर की डिमार्केशन कर लेंगे। ठीक। अब हिंदुस्तान ने जब यूनिलैटरली ये फैसला किया तो उसका स्टेटस इन्होंने चैलेंज कर दिया, जिस पर चाइना ने एक कदम उठाया, लेकिन ये एक बॉर्डर इशू नहीं है, ये सड़क बनवाने पे नहीं है। अच्छा। ये गलवान वैली में जो लैंडिंग स्ट्रिप है उसकी वजह से नहीं है और न ये ब्रिज कंस्ट्रक्शन की वजह से है। ये इसका एक बड़ा पस मंजर ये है कि हिंदुस्तान ने अपना नॉन अलाइंड स्टेटस खत्म करके अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक इत्तेहाद कर लिया है। ठीक। अमेरिका ने साउथ चाइना सी में जो पैसिफिक कमांड पहले होती थी उसको इंडो पैसिफिक कमांड बनाकर हिंदुस्तान को एक लीड रोल दिया है। फिर एक मुआहिदा हुआ है ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और अमेरिका के दरमियान और उसके तहत उन्होंने साउथ चाइना सी और सी ऑफ जापान में जो अपना 4 मुल्क की इत्तेहाद बनाया, उसमें चाइना के बढ़ते हुए कारोबार को और साउथ चाइना सी में फ्री ट्रेड के लिए खतरात पैदा कर दिए। अच्छा। अब चाइना की तमाम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो थी वो हांगकांग हो या उनका शेंजन प्रोविंस हो या बाकी तमाम इंडस्ट्रियल बेसिस साउथ चाइना सी के जरिए होते थे और $5 ट्रिलियन का कारोबार किया करता था इंपोर्ट एक्सपोर्ट का चाइना, वो साउथ चाइना सी से होता था। अच्छा। अब जब वहां खतरात पैदा हुए तो इस चीज को भांपते हुए चाइना ने एक अल्टरनेट रूट ढूंढा जो रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव और सी पैक की सूरत में था कि अगर ये चारों ममालिक मिलकर, अमेरिका और इंडिया मिलकर साउथ चाइना सी में इंस्टेबिलिटी क्रिएट करें और हालात जंग की तरफ चले जाएं और वहां पे नेवल ब्लॉकेड लाइक सिचुएशन क्रिएट कर दी जाए या $5 ट्रिलियन के इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड को मुतासर करने की कोशिश की जाए, तो समुद्रों तक रसाई का एक अल्टरनेट रास्ता चीन के पास होना चाहिए। और वो रास्ता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और सी पैक, उसमें फ्लैगशिप है उनका। ठीक। अब जब हिंदुस्तान इस तरफ बढ़ रहा है और उन्होंने लद्दाख को अपने एरिया में शामिल कर लिया है, तो चाइना ने इस खतरे को भांपते हुए इस बढ़ते हुए कदम को रोकने के लिए एक प्रीएम्प्टिव एक्शन किया है और उन्होंने 3 से 4 किलोमीटर डीप और तकरीबन 120 किलोमीटर लंबा 4,500 किलोमीटर के एरिया पर उन्होंने अपना कब्जा किया और आकर अपनी पोजीशन को मुस्तहकम किया, क्योंकि ये बॉर्डर डिमार्केटेड नहीं है, मुस्तनद बॉर्डर नहीं है, यूएन में रिकग्नाइज बॉर्डर नहीं है, सिर्फ लाइन ऑफ एक्चुअल कांटेक्ट या एक्चुअल कंट्रोल है बिटवीन चाइना और इंडिया। अब जब ये पोजीशन बन गई तो उन्होंने एक कदम उठाया और हिंदुस्तान को रोका कि तुम्हारे साथ पहले जो मुआहिदे थे वो नॉन अलाइंड इंडिया के साथ थे, लेकिन जब आप एक धड़े में शामिल हो गए हो और चीन के लिए खतरात पैदा कर रहे हो, तो फिर चाइना अपने हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपनी ट्रेड और तिजारत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए
और अपने $5 ट्रिलियन के ट्रेड के लिए जो अल्टरनेट रास्ता ढूंढ रहा है उसमें आपको मुदाखलत नहीं करने देगा। अच्छा जैसा ये बताएगा, ये आपने बड़ा अच्छा एक ऑनेस्टली बड़ा अच्छा आपने एक सियाको सबाक बताया, और मेरे जैसे स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स और जो हमारे नाजरीन हैं उनको इस पूरे जो बड़ी तस्वीर है इस तमाम इशू की वो सामने नजर आई। अब ये मुझे बताइएगा, मई में भी हमने देखा कि इस तरह का तसादम हुआ और अब ये जून में हुआ है, परसों ये खबरें सामने आई थी और कल फ्लैश हुई। क्या देख रहे हैं आने वाले दिनों में जो मसला कश्मीर है, क्योंकि वहाँ भी एक लॉकडाउन चल रहा है और वो हमारे दिल के बड़े करीब है, हमारे मफादात के बड़े करीब है, और सबसे बढ़कर कश्मीरी अवाम के लिए ये जो अब चाइना और भारत आमने सामने है और इनका वायलेंट फेस ऑफ हुआ है, उसके कोई इस पे कोई मुस्बत असरात मुरतब हो सकते हैं कि पूरी दुनिया में एक फ्लैश पॉइंट बन जाए? ज़ाहिर बात है दो न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, इकोनॉमिक पावर हाउसेज हैं, हमें बुरा लगता है भारत का लेकिन उनकी इकोनॉमी एक स्ट्रांग है। चाइना तो एक मानवीय इक्तिसादी कुवत है और दोनों के पास एटॉमिक पावर भी है। पाकिस्तान जो है वो भी एक एटॉमिक कंट्री है माशाल्लाह। कोई इसमें कोई आलमी तवज्जो इस तरफ पड़ सकती है और मामला कोई सुलझाव की तरफ बढ़ सकता है एज फार एज कश्मीर इश्यूज कंसर्न? जी यकीनन, इसकी चूंकि बुनियाद बना है आर्टिकल 370 एंड 35A और कश्मीर का तब्दील शुदा स्टेटस, जब वो बुनियाद बना है तो इस एरिया में 3 न्यूक्लियर पावर्स अपना बॉर्डर आप उनका एक जगह पे कांटेक्ट हो गया है जी। और इन 3 ममालिक में चाइना, इंडिया और पाकिस्तान 2.5 अरब आबादी है जी। जो अगर यहाँ कॉन्फ्लिक्ट होता है तो 2.5 अरब आबादी और दुनिया की सबसे पॉपुलस कंट्रीज 2, इंडिया और चाइना, और एक लार्जर इकोनॉमी सफर करेगी जिसमें सारी दुनिया के स्टेक्स हैं, हिंदुस्तान में भी और चाइना में भी। तो यकीनन इसका जो कॉन्फ्लिक्ट है अगर यहाँ बढ़ता है तो दुनिया ऑटोमेटिकली इसमें ड्रॉ हो जाएगी और सिचुएशन डिफ्यूज होके कश्मीर के हल की तरफ बढ़ेगी। अच्छा, अब देखना यह है कि ये किस नहज तक इन ताल्लुकात को ले जाया जाता है और कितना इसमें एक जो और चीज हुई है, क्योंकि जब 370 एंड 35A अगर दोबारा से इन्वोक होता है तो फिर कंसर्न इंडिया के भी एड्रेस होते हैं और चाइना के भी। लेकिन अगर चाइना इंडिया कश्मीर को एब्जॉर्ब कर लेता है तो चाइना बढ़ते हुए खतरे को देख रहा है कि अगर वो एब्जॉर्ब करने में कामयाब हो जाता है और ट्रंप दोबारा इंतखाबात जीत जाते हैं तो फिर इस चीज का कभी इम्कान है कि मकबूजा कश्मीर का इलाका जिसको इंडिया एब्जॉर्ब कर चुका होगा, इसमें नए मिलिट्री बेसिस बन सकते हैं जो मुश्तरका बेसिस हो सकते हैं अमेरिका, इजराइल और इंडिया के। अगर ऐसा होता है तो जो रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव और सीपैक है उसको गिलगित बल्तिस्तान में ट्रबल क्रिएट करके और यहाँ एडिशनल फोर्सेस बिठा के एक मुकम्मल अदम इस्तेहकाम की सी कैफियत पैदा की जा सकती है अगर इसको इधर ना रोका गया। अच्छा जनरल साहब ये मुझे बताइएगा, जी जी लास्ट क्वेश्चन ये है कि जो स्ट्रेटेजी अपनाई चाइना ने, आप क्योंकि खुद भी माशाल्लाह एक मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट हैं, सोल्जर रह चुके हैं और बड़े ज़बरदस्त जगहों पे आपने गरां कदर खिदमत सर अंजाम दी हैं, किस तरह देखते हैं? भारत तो बड़ी बढ़के मारता था, ये चाइना ने तो उनको बिल्कुल जिसे कहते हैं ना छितरौल सही किस्म की उनकी की है, संगबारी भी की है। मोदी साहब तो कह रहे हैं हम बदला लेंगे, लेकिन बज़ाहिरन तो ये है कि उनके 20 फौजी जो हैं वो इन्होंने संगबारी करके लाठियों से मार दिए हैं। तो ये स्ट्रेटेजी पे आपकी क्या राय है? वो तो बड़ा जिसे कहते हैं ना छाती ठोक के मोदी साहब बड़ी बड़ी बातें करते थे, चाइना ने तो उनको सबक सिखा दिया है। बिल्कुल, उन्होंने 1962 में भी ऐसा ही किया था। देखें हकीकत यह है कि इंडियन आर्मी पीपल्स लिबरेशन आर्मी का कोई मुकाबला नहीं है। अच्छा, मिसाइल टेक्नोलॉजी में वो सुपीरियर हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में वो सुपीरियर हैं, आउटर स्पेस में जो काउंटर सैटेलाइट स्ट्रेटजी है उसमें वो सुपीरियर हैं, एयरफोर्स उनकी सुपीरियर है, नेवी उनकी सुपीरियर है। तो इन और फिर लॉजिस्टिकली फासला इतना ज्यादा है हिंदुस्तान की मेनलैंड और इस कॉन्फ्लिक्ट रीजन में कि हिंदुस्तान की फोर्सेस वहां पहुंचकर लड़ने की मुतहम्मिल ही नहीं हो सकती। एक तो इनका इक्विपमेंट पुराना है, इनके सोल्जर को एक्लेमेटाइज करके मौसमी एतबार से इतने ऊंचाई पर जंग करने की तरबियत और वक्त में कम से कम एक्लेमेटाइजेशन में 3 माह का वक्त लगेगा जब दोबारा वहां बर्फ पड़नी शुरू हो जाएगी। और जिस खिते से इन्होंने फौज वहां पहुंचानी है
वहां कश्मीर में और ये जो ले रोड है इस पे ऑलरेडी इनसिक्योरिटीज बढ़ सकती हैं, लिहाजा हिंदुस्तान वहां पर मिलिटरीली चाइना का मुकाबला करने की पोजीशन में हरगिज नहीं है, नाकामी इनका मुकद्दर बनेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया। उस खतरे को भांपते हुए जी पाकिस्तान के खिलाफ कोई मिस एडवेंचर कर सकते हैं ताकि दुनिया की तवज्जो दिलाने के लिए और अंदरूनी मामलात से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान पर अंदरूनी मुदाखलत का इल्जाम लगाया जाए और पाकिस्तान के ऊपर दहशतगर्दी का इल्जाम लगाकर उनको अंडर प्रेशर लगा के कश्मीर की सिचुएशन को पाकिस्तान पर डाल दिया जाए, फ्रीडम स्ट्रगल से निकाल के दहशतगर्दी की स्ट्रगल बनाने के लिए। चलिए, बहुत शुक्रिया। थैंक यू मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब, आपने एक अच्छा हमें तज्जिया दिया और पूरा इसका पस मंजर और पेश मंजर से आगाह किया। व्यूअर्स, जैसे हमने कहा था इख्तिताम पे हम तारिक अजीज साहब अ लेजेंड जो अब हमारे दरमियान नहीं रहे, बहुत और जैसे दिलगीर खबर है और दिल गिरफ्ता जो इंसान हो जाता है जब इस तरह की खबरें मिलती हैं। हमने उनको ट्रिब्यूट देने के लिए एक रिपोर्ट तैयार की है, हम वो रिपोर्ट भी आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे रिपोर्टर हैं प्रोग्राम सच के साथ के वसीम बलोच, उन्होंने तैयार की है, हम आपके साथ वो शेयर करेंगे। और फिर जब एंड में जो उन्होंने आखिरी ट्वीट किया था वो भी मैं ज़रूर आपके सामने रखूंगा। आइए रिपोर्ट देखते हैं। पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के टीवी और रेडियो मेज़बान तारिक अजीज आज लाहौर में 84 साल की उम्र में वफात पा गए। आप 28 अप्रैल 1936 को जलंधर में पैदा हुए। आपने अपने कैरियर का आगाज 60 की दहाई में रेडियो पाकिस्तान के साथ किया और फिर बाद में पाकिस्तान टेलीविजन के पहले मेज़बान होने का एजाज हासिल किया। पाकिस्तान टेलीविजन सर्विस की जानिब से तारिक अजीज आपसे मुखातिब है। आपका प्रोग्राम नीलाम घर, जिसका नाम बाद में तारिक अजीज शो रखा गया, पाकिस्तान टेलीविजन पर 4 दहाइयों तक चलता रहा। आप एक उम्दा शायर और अदाकार भी थे, कई टीवी ड्रामों और फिल्मों में भी काम किया। इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए आपकी खिदमात को सराहते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने 1992 में तमग़े हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा। आपने सियासत में भी किस्मत आजमाई की और 1997 से लेकर 1999 तक मेंबर कौमी असम्बली भी रहे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आपकी वफात पर दुख का इजहार करते हुए आपकी टीवी और रेडियो के लिए खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। टीवी और रेडियो का ताबिंदा सितारा आज अपने करोड़ों चाहने वालों को गमज़दा छोड़कर इस जहान फ़ानी से कूच कर गया, लेकिन पाकिस्तान में टीवी, रेडियो और इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए आपकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। बिल्कुल याद रखा जाएगा। और व्यूअर्स, चलते चलते आखिरी जो ट्वीट किया तारिक अजीज साहब ने, मैं वो पढ़ रहा था, मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि यूँ लगता है कि वक्त थम गया है, रवां दवां जिंदगी रुक गई है। कई दिनों से बिस्तर पर लेटे लेटे सोच रहा हूँ कि आज़ादाना नक्लो हरकत भी मालिक अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत थी। न जाने पुराना वक्त कब लौट के आता है, अभी तो कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। ये कोरोना वायरस और उनकी खुद भी वो अलील थे, इस वाले से ये उनकी आखिरी ट्वीट थी। मैंने कहा आपके साथ शेयर करें। पाकिस्तान टेलीविज़न का एक बहुत बड़ा असासा थे तारिक अजीज़ साहब। हम सब जो है उनसे हमने सीखा। मुझे अल्लाह ताला ने ये शर्फ दिया कि वो मेरे 2-3 दफ़ा शोज़ में आए। उन्होंने मुझे कुछ कंपेयरिंग्स के आदाब सिखाए, किस तरह बोलना है, कहाँ पर एम्फेसाइज़ करना है, कहाँ पर अल्फाज को बुलंद करना है, कहाँ नीचे करना है। मैं यही कहूँगा कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए। ज़बरदस्त शख्स थे, उनमें एक वाइब्रेंसी थी, एनर्जी थी, और मैं उसको ज़रूर कॉपी करने की कोशिश करता हूँ कि जब भी आप शो करें तो आप एक जज्बे और जुनून के साथ करें, आप में पैशन आए, ताकि लोग आपकी बात सुनकर पुरुमीद हो, नाउमीद ना हो। और जो सबसे अहम बात उन्होंने हमें सिखाई, आदाब मेज़बानी, कि इसमें लड़ाना नहीं है और ख़ुद बुलंद आवाज़ में नहीं बोलना, कटहरे में किसी को नहीं खड़ा करना, बल्कि उनको सहूलत देकर उनसे सवाल जवाब करके जो मीडिया का काम है लोगों तक बात पहुंचाना। और एंड में जो उनका शो था नीलाम घर, उन सब से हमारा जनरल नॉलेज भी बहुत बड़ा, जिस तरह के वो सवाल जवाब करते थे। अल्लाह ताला जो उनके लवाकिन हैं उनको सब्र जमील अता फरमाए और उनकी एक दफ़ा फिर दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ गो। आज उनका नमाज जनाजा भी पढ़ा गया। अच्छे इंसान थे तारिक अजीज़ साहब, और चलते चलते यही कहेंगे कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मुश्किल वक्त है, 136 अफराद पाकिस्तानी हमसे बिछड़ गए पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस की वजह से। इससे भी हमने लड़ना है, लोकस से भी लड़ना है, सियासी इत्तेफाक राय भी रखना है, और चाइना और इंडिया में जो हो रहा है और जो कश्मीर की सिचुएशन एजाज अवान साहब ने बताई, उस पर भी हमें नजर रखनी है कि कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारत ना करे। यही आज के लिए, कल तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और सच के साथ की पूरी प्रशंडिंग को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, घरों में रहिए, महफूज रहिए। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ने के बाद।